मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम संस्करण की भूमिका। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछले गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो, अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। फणीश्वर नाथ रेणु, पटना, 9 अगस्त 1954। प्रथम खंड 1। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लेबिनाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मुगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई। गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भुनी गई मछलियां की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है। यह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लड़सिंह, यह सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मलिक टोला की ओर दौड़ा। मलिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लेकिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मलिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब घर भर की हवा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बलदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों की को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लेविन के टोले से वसूल कर जमा कर देना, तुम लोगों के चलते। मिलिट्री वाली कोठी के बगीचे में है। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहेब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले जमीन पर कंबल बिठाकर बैठे मूढ़ी फाँक रहे हैं और बहरा चेत्रू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतार कर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मिमिया उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगात का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यही बगान का ज़मीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिया
तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के रामकृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन और पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जड़ी की कड़ी खींच रहे हैं। टोपे वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बलदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिराड़ी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुरी की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेहल खटकर आया है। इस गाँव का नहीं, चनपट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जोहिन बोलता है, तो इसको बांधा है काहे? अरे बलदेव! साहब के किरानी ने बलदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बलदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादव के बंधन से मुक्ति पाकर बलदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन काफ़ी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने ज़मींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर, ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर रामकृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी ने अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रमैन में कहीं है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दिन्हा। हुजूर, सेवक का नाम रामकृपाल सिंह वल्द गरीब नेवाज सिंह, मुतफ़ा जात राजपूत, मुकाम गढ़बुंदेल राजपूताना, हाल मुकामा मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए। सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिएगा सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले, यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9 2 11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बलदेव को बांध कर लाने वाले का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बस बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब, आप हैं, बालदेव साहब तो प्रदेश का सेवक ही है और सिंह जी है, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बल के साथ चले। खस्सी में मिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अफसियार बाबू थे फरफुल्लो बनर्जी और उनका निगरानी जितन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। भाग 2। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नील्हे साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भली हुई कहानियाँ याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गरीबान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कन्या साहेब की कोठी देखेगी, यही है मैके साहब की कोठी। वहाँ है नील महने का हौज। नई दुल्हन ओहर के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थर का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहेब की कोठी थी, यहाँ साहेब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रियों की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियाँ जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है।
बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक तार और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तरबन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस तार के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाड़े चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोक साला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तरबना के साथ ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल। इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया गया। आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था, बस, और जाता कहा है। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने, गांव का नाम बदलकर रौतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता में मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा हा, परी की तरह थी साहेब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही सब मेरी को जरैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रौतहट की ओर दौड़ाया। रौतहट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ लिया। रौतहट ने पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिस से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान तक एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीलहे साहबों की कोठियों की दीवारों अर्राकर गिर पड़ी। साहब ने कोठियाँ बेचकर जमींदारियाँ खरीदनी शुरू कर दी। बहुतों ने व्यापार आरंभ कर दिया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे कांके भेज दिया और कांके के पागलखाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं, पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग इधर दिन में भी नहीं जाते।
कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है, किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग इसे भुतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया, ईंट के हाथ लगते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल के घोड़े से पीटने लगी। सांप के कोरे से नंदलाल वहीं ढेर हो गया। बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है, मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतक स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती है। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को निकाल कर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तनदान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में 2 रायें हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वाले कहते हैं यह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मन मुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रिय को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग्य विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी, बात तुल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदार कचहरी के वकील बसंतो बाबू कर रहे थे। यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा, खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है, राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा ले। लेकिन बात बढ़ी नहीं, न जाने कैसे यह धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हट जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूमफोड़ क्षत्रिय तो कभी नहीं सुना था, शिव हो शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राज पारबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती की एस्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राजा पारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राज परबंगा एस्टेट के ओर मिल गए थे। एस्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए थे और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी थी।
रामकृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपाही या टोली कहते हैं। यादवों का दिल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे ही बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को ढाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। केलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव क्षेत्रीय टोली को अब गोल टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढिन्ना ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतरे सीखते हैं। सारे मीरगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। प्रथम खंड भाग 3। डिस्ट्री बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव ने उत्साह का ठिकाना नहीं है। आप सियर बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वो कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेंग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराए हो। तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाले खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली में महंगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही है। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पुलिया टोली, तंत्रिम क्षत्रिय टोली, यदुवंशी क्षत्रिय टोली, गहलोत क्षत्रिय टोली, कुर्मू क्षत्रिय टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकदारी क्षत्रिय टोली, कुशवाहा क्षत्रिय टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन एक तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डगडर बाबू का घर, एक भंसा घर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हलफाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे। एक दो दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के, यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और धुसाद टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिरकर एक
2 सेर गैंची मछली निकाल लाएंगी, 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोच कर चूहे के मांदों को कोड़कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौतहट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मख्तियार है, विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। ज्योतिकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंककर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है, हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गाँव का हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरब मुलुक कामरूप कमछिया हसाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलायती दवा और गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली के तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है, हर बात में वह एक न एक लेकिन ज़रूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है, बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जे बात से एकरा में सबके मिल के मदद करे की चाहिए। का हो शिवप्रसाद? भगत की दुकान पर यूँ भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसने कनकशन है। ज़रा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमृत दास भगत की दुकान से ज़रा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुड़कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख पीट कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमृत दास ने प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पुलिया टोले वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन अफसियर बापू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरची भी था। अब ज़रा सिपाही या टोली जाओ, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौड़ी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहेब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है? आप तो हम लोगों का सेवक हैं, आप तो लीडर ही हो गए। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौड़ी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई,
सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या क्या गए, पंडित जवाहिरलाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में भोल वोलटियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छांटने आया है। स्वयंसेवक ने घोड़ा का दुम। बाबू साहेब मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है। सब चुपचाप मारकर और बेगार खोज रहे हैं, चोर सब। उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिवशंकर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वोलटियरी, तुमको किस बात की चिढ़ गई? तुम्हारा क्या बिगड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मांगना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिवशंकर मौसा, बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं। पूछिए सबों से। महात्मा जी कहीं हैं। नीम के पेड़ का कागा कै कै कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर काँप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी। गुअर टोली वाले हसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हांफता आकर खबर दे गया, ऐ गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भौंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गोरी बेटा रे, आंगन में आ जा बेटा रे। गुअरटोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भला निकालो छत्तर। हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है हंसेरी, क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसी फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिवशंकर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, गुअरटोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअरटोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कल चरना काली क्रिया खाया है, हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं, नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय 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 जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठे। बोलिए एक बार प्रेम से, गढ़ी महात्मा की जय 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 जय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छी नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझाए आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अड़शन और क्या, हिंसावाद किसी ने समझा। ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूतों की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अनशन कलिया कहता था, उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर लौजमान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगोड़िया, कल का छोड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया? लौट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है? दाढ़ी मूछ हो गया है और अपना सकलदीप
से 2 क्लास नीचे पढ़ता है, एकदम फेलेरियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना और पास हो गया है, लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलारिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ, खी खी खी, लाल पढ़ना, ढाक ढिन्ना, चलो रे अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। ये था मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। हम लोग भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। अगली अध्याय में हम लोग भाग 4 से शुरू करेंगे। धन्यवाद।